हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। अप्लाइड मैकेनिक्स में अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल पढ़े हैं। पिछले 2 वीडियो में, उसके पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं हम लोग, सिंपल मशीन सरल मशीन। सरल मशीन जो है, सिंपल मशीन, मशीन के चैप्टर में आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी चैप्टर है यह मशीन, जो आप लोग बहुत ही बढ़िया से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, अपना नोट्स कंप्लीट करिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में, मैकेनिक्स के पेपर में आता ही आता है। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी मशीनों के बारे में पढ़ाया जाएगा और जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं पढ़ाई जाएंगी, यह इम्पोर्टेंट परिभाषाएं आपको 1 नंबर या 2 नंबर में लिखने के लिए आता है। और जो आपके मशीन पढ़ाए जाते हैं वह आपका मशीन पूरा क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 5 नंबर में आता है सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, उसको लिखने के लिए। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सिंपल मशीन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मशीन क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। मशीन क्या है? मशीन वह युक्ति है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में प्रयोग करने की क्षमता रखती है। किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का मतलब है कि वह हमारी कन्वेंशनल एनर्जी हो सकती है या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो सकती है। दोनों प्रकार की एनर्जियों को यह यांत्रिक कार्य में बदलने का कार्य करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। अगर सिंपल से मशीन के बारे में बात किया जाए तो जो हम लोगों की सिंपल मशीनें होती हैं, या आपके 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, ये भी एक तरह की जो इसमें इंजन प्रयोग किए जाते हैं, वह आपकी एक तरह की मशीन होती है। या आपके पानी चलाने की जो मशीन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पंपिंग सेट कहते हैं, वह भी आपकी एक तरह की मशीन है। उसमें हम लोग उपलब्ध ऊर्जा के रूप में क्या देते हैं? डीजल देते हैं, खनिज तेल। तो डीजल देते हैं हम लोग उपलब्ध ऊर्जा के रूप में। उस डीजल के ऊर्जा को मशीन क्या करती है? यांत्रिक कार्य में उस मशीन से हम लोग ज़मीन से पानी निकालने का कार्य करते हैं, या कोई दूसरा कार्य भी हम लोग उससे कर सकते हैं। या अगर उस मशीन के आगे पंप के स्थान पे हम लोग क्या लगा दें? डायनमो लगा दें, तो उस मशीन के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो वह आपके उपलब्ध ऊर्जा को क्या कर रही है? पहले यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग फिर अलग अलग पर्पज के लिए उपयोग करते हैं। अब मशीन से संबंधित कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टर्म हैं या मुख्य पद हैं, जो आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से पहले ही बता चुके हैं कि कुछ परिभाषाएं हैं जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से यह परिभाषाएं आपके इम्पोर्टेंट टर्म हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है यह क्या होता है। आपको सीधा सीधा दे देगा, आपको इसकी निम्न की परिभाषा लिखिए, उसमें 5 से 6 टॉपिक दे देगा कि आपको उसकी परिभाषा लिखना है। परिभाषा के साथ साथ यदि उसमें कोई फार्मूला है तो आपको फार्मूला भी लिखना होता है। तो यह छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बस आपके 2-2 लाइन के परिभाषाएं होती हैं, 1 लाइन का फार्मूला होता है, इतना ही आपको लिखना रहता है। सबसे पहला है भार या बोझ उठाने की मशीन क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस मशीनों के द्वारा हम लोग कम बल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा भार उठाते हैं, उसी मशीन को हम लोग कहते हैं भार उठाने वाली मशीन। भार या बोझ या लोड, वही क्या होता है? या लोड के नाम से जाना जाता है। तीनों एक ही टर्म होता है, तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। मैकेनिक्स में तीनों का मतलब हम लोग एक ही समझते हैं। क्या समझते हैं? लोड से। ठीक, यह मैकेनिक्स के अंतर्गत।
तो मशीन क्या है, कम बल लगाकर अपेक्षाकृत अधिक भार उठाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भार उठाने की मशीन कहते हैं। दूसरा परिभाषा है प्रयास। इफोर्ट क्या होता है, अब प्रयास के बारे में जानेंगे। इफोर्ट मशीन पर लगाए गए बल को सामान्यतः मशीन पर लगाए गए बल को सामान्यतः प्रयास या आयास इफोर्ट कहते हैं। प्रयास या आयास दोनों एक ही चीज़ है, यह हम पहले भी एक बार आप लोगों को बता चुके हैं कि जब हम लोग लीवर, हम आपको पढ़ा रहे थे लीवर के प्रकार, टाइप ऑफ लीवर, तो उसमें हम बताए थे कि आयास या प्रयास आपकी दोनों एक ही चीज़ होती है, जिसे हम लोग कहते हैं इफोर्ट कहते हैं, बस नाम अलग अलग है, एक ही चीज़ें हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अगला है आपका यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एम ए भी लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, एम ए। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मशीन द्वारा उठाए गए बोझ या आप कह सकते हैं भार या लोड, तीनों एक ही चीज़ है, मतलब लोड, कैपिटल डब्लू, तथा इसके लिए लगाए गए प्रयास, मतलब कि अगर जो कोई हम कैपिटल डब्लू भार या लोड उठा रहे हैं तो उसको उठाने के लिए हम कितना बल लगा रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, प्रयास होता है, जिसे हम लोग कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो बोझ तथा इसके लिए लगाए गए प्रयास कैपिटल पी के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ इक्वल टू डब्लू बाई पी, यह आपका फार्मूला है, डब्लू बाई पी होता है, यानी कि यांत्रिक लाभ इक्वल टू भार या बोझ या लोड बटे प्रयास या आयास या इफोर्ट। ठीक है। अब दूसरा है आपका क्या, वेगानुपात। वेगानुपात क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, वी आर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी आर, वेलोसिटी रेशियो। भार उठाने वाली मशीन में प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी, इससे संबंधित भार W द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात VR कहते हैं। वेगानुपात VR इक्वल टू P द्वारा चली गई दूरी, यानी कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपान कैपिटल W भार द्वारा चली गई दूरी होता है। पांचवा है आपका यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है। मैकेनिकल इफिशियंसी यांत्रिक लाभ क्या होता है, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है, यांत्रिक दक्षता क्या होती है, यांत्रिक लाभ MA तथा वेगानुपात VR के अनुपात को यांत्रिक दक्षता कहते हैं। इसे नीटा, जो यह N बनाकर नीचे लंबा सा आगे बढ़ाया गया है, इसे हम लोग कहते हैं नीटा। नीटा से प्रदर्शित करते हैं, और जो हम लोग दक्षता व्यक्त करते हैं, इफिशियंसी व्यक्त करते हैं, यह हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत का मतलब है कि जो भी आपका मान आएगा उसमें 100 से आप क्या कर देंगे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो वह आपकी जो वैल्यू होती है वह प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाती है। तो यांत्रिक दक्षता नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यांत्रिक लाभ MA अपान वेगानुपात VR। यह जो आपके फार्मूले अभी हम लोग लगभग 3 फार्मूले पढ़ चुके हैं, एक यांत्रिक लाभ का, दूसरा वेगानुपात का, और तीसरा आपका यांत्रिक दक्षता का। यह फार्मूले आप याद रखिएगा, क्योंकि इन फार्मूलों पर आपको आगे चल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। जो इस
चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में पूछता है न्यूमेरिकल। ठीक, अभी आगे भी और सारे फार्मूले मिलेंगे हम लोगों को, लेकिन ये आपके मेन फार्मूले हैं जो इसी के आधार पे सभी फार्मूले आपको मिलेंगे। अगला है आपका निवेश या दत्त ऊर्जा। देखिए, दत्त ऊर्जा जो इसकी इंग्लिश होती है इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या होती है? किसी मशीन को दी गई ऊर्जा की मात्रा को उसकी इनपुट एनर्जी कहते हैं, कि हम किसी मशीन को कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, तो वही हमारी क्या होती है? इनपुट एनर्जी होती है। दूसरा होता, अगला है आपका निर्गम या उपलब्ध ऊर्जा, आउटपुट एनर्जी। किसी मशीन में इनपुट एनर्जी का प्रयोग करके मशीन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आउटपुट एनर्जी कहते हैं, कि हम किसी मशीन को कितनी ऊर्जा दिए और उस ऊर्जा को देने के बाद उस ऊर्जा का मशीन उपयोग करके कितनी ऊर्जा प्रदान किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। हमने किसी चीज़ को कुछ इनपुट दिया, उस इनपुट के बाद उसका उपयोग करके इनपुट का वह मशीन क्या करेगा? आउटपुट देगा, तो उसी जो आउटपुट हमें प्राप्त होगा उसी को हम कहते हैं आउटपुट एनर्जी। ठीक, अगला है मशीन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ मशीन। मशीन की दक्षता क्या होता है? किसी मशीन की आउटपुट एनर्जी तथा इनपुट एनर्जी के अनुपात को, आउटपुट एनर्जी तथा इनपुट एनर्जी के अनुपात को उसकी दक्षता कहते हैं। जो आपकी मशीन की दक्षता होती है कि कितना हमको आउटपुट मिला, आउटपुट अपान कितना हमने उसको इनपुट दिया, अपान इनपुट, इसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं। इसे भी हम लोग दक्षता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? नीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो नीटा इक्वल टू क्या हो गया? आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी। अब यहाँ पर आपको दक्षता का दो फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? ऊपर आते हैं, दक्षता इक्वल टू यांत्रिक दक्षता इक्वल टू क्या होता है? यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात होता है। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला दक्षता इक्वल टू क्या है? आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी। दोनों का उपयोग हम लोग अलग अलग कंडीशन के लिए करेंगे। जब कंडीशन आएगा तो आपको आगे बताया जाएगा किस कंडीशन के लिए कौन से फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोनों हमारी दक्षता का ही फार्मूला है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आदर्श मशीन के बारे में। आइडियल मशीन क्या होती है? वह मशीन जिसमें किसी भी प्रकार का कोई घर्षण कार्य नहीं करता है, कोई घर्षण कार्य नहीं करता है। इसकी दक्षता कितनी होती है? 100% होती है। ऐसी मशीनों को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल मशीन कहते हैं, आदर्श मशीन कहते हैं। मतलब कि यदि कोई मशीन चल रही है तो उसमें कोई भी घर्षण से हानियाँ या और कोई लॉसेस ना हो, मतलब जितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं उतना हमको आउटपुट प्राप्त हो जाए, ऐसी ही मशीनों को हम लोग कहते हैं आदर्श मशीन, आइडियल मशीन, जिसकी इफ़िशियंसी हमारी कितनी होती है? अगर जो मान में बताया जाए तो 1 होता है। यदि हम उसको प्रतिशत में, हम लोग इफ़िशियंसी को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो वो होता है 100%। तो यह जो हमारी आइडियल मशीन होती है, यह हम लोग मान कर चलते हैं, यह इमेजिनरी मशीन है। यह अभी तक हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग किसी भी मशीन में, मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी आपकी मैकेनिकल मशीन हो, और उसमें हम लोग इनपुट जितना दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिलता है। हाँ, एक्यूरेसी आपकी मैक्सिमम रहती है। मैक्सिमम का मतलब है कि आपको 95% इफ़िशियंसी रहेगी, 96%, 97%, 98% या 99% या 99.5% इफ़िशियंसी आपको मिलेगी। लेकिन पूरी की पूरी 100% इफ़िशियंसी मैकेनिकल मशीनों का नहीं मिलता है। तो हम लोग मान कर चलते हैं, या एक काल्पनिक या इमेजिनरी मशीन हम लोग मान कर चलते हैं आइडियल मशीन को।
बाकी जो हम लोग मैकेनिकल की मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जो भी मैकेनिकल की मशीनें होती हैं वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, एक्चुअल मशीन होती है, वास्तविक मशीन होती है, जिसकी इफ़िशियंसी हम लोगों की 100 से कुछ कम होती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 95% हो सकता है, 96% हो सकता है, 97%, 98%, 99% एवं 99.5% भी हो सकता है। ये सब मशीनें हमारी क्या होती हैं, वास्तविक मशीनें होती हैं, एक्चुअल मशीन होती है। ठीक, तो वास्तविक मशीन क्या होती है इसके बारे में हम लोग 10वां टॉपिक है वास्तविक मशीन, एक्चुअल मशीन। एक्चुअल मशीन होती क्या है? वास्तविक मशीन के अंगों में घर्षण के कारण इनपुट एनर्जी का कुछ भाग व्यर्थ ही खर्च हो जाता है और कुछ ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो भी हमारी मैकेनिकल की मशीनें हैं उसमें जो हम लोग इनपुट एनर्जी देते हैं, इनपुट एनर्जी का मतलब है कि पहले मशीन को चलाने के लिए जो हम ऊर्जा देते हैं उस ऊर्जा का कुछ भाग हमारा व्यर्थ ही खर्च हो जाता है, कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। व्यर्थ खर्च होने का मतलब है कि उनके भागों को चलने के लिए, क्योंकि स्थिर रहते हैं तो उस कंडीशन में कुछ न कुछ घर्षण बल कार्य करता है, तो उसको चलाने के लिए उस घर्षण में कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है, खर्च हो जाती है। और कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है, जब मशीन चलने लगता है तो उसके जो अंदर पार्ट्स होते हैं वह चलते हैं, चलते चलते उसमें क्या होती है, घर्षण थोड़ा बहुत उत्पन्न होता है जिससे वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी मशीनों को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मशीन कहते हैं। तो वास्तविक मशीन के लिए जो हम लोगों का फार्मूला होता है क्या होता है, आउटपुट एनर्जी इजकल टू क्या होता है, इनपुट एनर्जी माइनस घर्षण में खर्च हुई ऊर्जा। घर्षण में खर्च हुई ऊर्जा या हम लोगों की जो एनर्जी हमारी जो वेस्ट हुई किसी भी माध्यम से, चाहे वो ऊष्मा के माध्यम से हो चाहे वो घर्षण के माध्यम से हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इनपुट एनर्जी में से माइनस कर देते हैं। तो जो आपका बचता है वही होता है क्या, आउटपुट एनर्जी। यह हमारी एक्चुअल मशीन के लिए होती है। इसके बाद है आपका स्वतः लॉकिंग मशीन, सेल्फ लॉकिंग मशीन। यह आपका सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होती है, जिस मशीन से प्रयास हटाने के बाद वह विपरीत दिशा में कार्य नहीं करती है, उसे सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो मशीन हमारी, जो मशीनें चलती हैं उस पर हम लोग बल लगाए रहते हैं, प्रयास लगाए रहते हैं, जिसे हम कहते हैं एफर्ट लगाए रखे हैं। अब उस एफर्ट लगा रखे हैं तो लगाने के बाद जैसे ही हमारा प्रयास हटता है तो हटने के बाद वह मशीनें क्या होती है, विपरीत दिशा में कार्य नहीं करती हैं। ऐसी मशीनों को हम लोग कहते हैं स्वतः लॉकिंग मशीन। मतलब वह मशीन वहीं पर लॉक हो जाएगी, वह आपकी विपरीत डायरेक्शन में कार्य नहीं करेगी, गति नहीं करेगी, या उसका कार्य विपरीत दिशा में नहीं होगा। इसकी दक्षता 50% से अधिक नहीं होती है। ऐसी मशीनों की जो इफ़िशियंसी होती है 50% से अधिक नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो आपकी परिभाषाएं हैं तो ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में 1-1, 2-2 नंबर की परिभाषाएं पूछता है, जो आपको क्वालिफाई मार्क्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप परिभाषा लिखेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स सर्किल में, कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और पीडीएफ से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो पॉलिटेक्निक कैप्सूल के नाम से है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी आपको इसके पहले के वीडियो देखने हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का, यदि कोई भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है तो आपके इसके पहले का वीडियो देखना है तो
डिस्क्रिप्शन में आपके अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।